नमस्कार दोस्तों। प्रस्तुत है अज्ञे की लिखी कहानी स्मृति के गलियारों से। पुच्छल तारे के साथ साथ बचपन कितनी तरह की काल गणना में बीतता है। मेरा भी बीता। यह आज किसी को समझना तो कठिन ही हो गया है। कभी कभी लगता है कि स्वयं अपने को समझना भी दिन ब दिन कठिनतर हो जाएगा। आज तो एक ही अखबारी काल सब पर ऐसा हावी है कि धीरे धीरे पत्रा या कैलेंडर देखने का अभ्यास भी मिट रहा है। जिन्हें अखबार का व्यसन है वे अखबार की तारीख देख लेते हैं और इसके अलावा काल की कोई गणना उनके लिए कोई अर्थ नहीं रखती। और जिनको रेडियो की लत है उनका भी यही हाल है। रेडियो बता देता है कि आज कौन दिन है, कौन सी तारीख। बस इन दोनों से काल का महानद सूखता सिकुड़ता कितनी पतली धारा बन गया है, इसकी ओर शायद ही कभी किसी का ध्यान जाता हो। आज के अखबार की सुर्खियां, कल के समाचार और बहुत हुआ तो सप्ताह के शेष दिनों में होने वाले कार्यक्रमों की आगामी सूचनाएं। बस पुरानी चित्रकला में हाशिए की सजावट की एक तरकीब होती थी जिसे ठेठ शिल्प को ठेठ भाषा में बदलमूती कहा जाता था। आज काल बोध भी मानो इसी बदलमूतनी धारा सा बढ़ता चला जाता है और आज का जीवन जीने वाले हाशिए की लीक पकड़े बेबस बढ़ते चले जाते हैं। उन दिनों की एक काल गणना थी जो 93 के अकाल के सहारे चलती थी। एक दूसरी थी जो 97 की बाढ़ के साथ चलती थी और एक तीसरी थी जो सन 4 के भूकंप के साथ जुड़ी हुई थी। कोई सोचे कि 93, 97 और 4 ये तारीखें तीनों गणनाओं को जोड़कर एक ही कैलेंडर में ले जाती है तो यह मानना उसकी भूल होगी, क्योंकि ये तारीखें तो बाद का आरोप है। जो लोग उन बड़ी घटनाओं से अपनी काल गणना आरंभ करते थे उन्हें कैलेंडर के साथ नहीं जोड़ते थे, वैसी दूसरी घटनाओं के साथ जोड़ते थे और उनका अपना जीवन इन बड़ी घटनाओं के बीच के अंतरालों में जैसे तैसे जमा कर बैठा दिया जाता था। अनुभव और अनुभव की स्मृतियों पर आधारित ऐसे ही काल गणनाएं इतिहास का जो चित्र बताती है, इतिहास का जो अवसाद देती है, वह उससे बिल्कुल अलग होता है जो कैलेंडर अथवा अखबार की काल गणना पर आधारित इतिहास से मिलता है। हमारे बचपन के अनुभव में ऐसे ही काल परंपराओं में जब जब कुछ दूसरी परंपराएं भी जुड़ जाती थी जिससे हमारे काला स्वादन में एक नया चटकारा आ जाता था। जैसे एक बार हमारी एक नानी कुछ समय आकर हमारे बीच रही तो उन्होंने बाढ़ और भूकंप और महामारी के बीच अमुक गांव के बह जाने या अमुक की बारात लौट जाने का या संपत्ति के बंटवारे को लेकर हुई भयानक मारपीट जैसे नए नए मील के पत्थर बैठाकर मानो काल यात्रा की सड़क की नाप ही बदल दी। यह सड़क समाप्त होते तो पहले भी नहीं दिखी थी, अब भी नहीं दिखी, लेकिन जहां जहां से होकर जाती थी उस सारे प्रदेश का मानो मानचित्र ही बदल गया है। हमें तो यही लगा कि मानचित्र ही नहीं देश भी बदल गया है। नानी की इस लंबी विजिट के बाद अब देखिए मैं किन दूसरी घटनाओं के आधार पर एक नया कैलेंडर रचने लगा हूँ। पिताजी के एक इतिहासकार मित्र आए तो कुछ मील नए मील के पत्थरों की पहचान हमें हो गई जिनमें सन 57 का विशेष महत्व था। इन्हीं दिनों हम रमेश्वर दत्त चरित्र, राजपूत संध्या और महाराष्ट्र जीवन प्रभात जैसी पुस्तकें भी पढ़ने लगे और उन काल की नई संरचना भी हमारे मन में बसने लगी थी। इतिहास के हमारे मानसिक रंगमंच पर नए नए चरित्र भी आने लगे थे। इन नए चरित्रों में भी एक और नए चरित्र और अलग ढंग का चरित्र था, हाली का पुच्छल तारा। पुच्छल तारों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के प्रयत्न में हमारा विश्व भी एकाएक बहुत फैल गया। उल्का मंडल, तारा मंडल और ग्रह मंडल के बीच हमारी पृथ्वी अपेक्षाया छोटी हो गई, लेकिन अचरज की बात थी कि उसी अनुपात में हम छोटे नहीं हुए।
अधूरे विज्ञान ज्ञान का शायद यही फल होता है। सब कुछ अनुपातः होता जा रहा था, लेकिन ज्ञात हमें अहम छोटा नहीं होता। कौतूहल के मुंहजोर घोड़े पर सवार होकर वह अपनी जय यात्रा पर आगे बढ़ता है तो अपने को बड़े भारी विजेता के रूप में देखने लगता है। निश्चय ही अनुपात की कमी न कभी तो संबोधन होगा ही, लेकिन उसमें देर लगती है। शायद उसके लिए घोड़े का ठोकर खाना या सवार का एकाध बार गिरना जरूरी होता है। उस दिन भी मटकू अपनी अभ्यस्त शाम की लंबी सैर के लिए गया था। हमेशा वह अकेला नहीं जाता था, लेकिन ऐसा भी नहीं था कि अकेली सैर कोई बहुत साधारण घटना हो। अकेले अकेले अलग अलग रास्तों पर हो लिए, कभी होर बंद कर तो कभी केवल इसलिए कि उनका उस समय का कौतूहल उन्हें अलग अलग दिशाओं में खींचता रहता था। मटकू सीधे उस पहाड़ी की ओर बढ़ रहा था जो हिरना पहाड़ी के नाम से प्रसिद्ध थी और इसके इलाके की सबसे ऊंची पहाड़ी थी। उसका यह नाम क्यों पड़ा, इस सवाल का कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला था। मान लिया गया था कि उसका संबंध पहाड़ की बनावट से रहा होगा, क्योंकि हिरन उस पहाड़ी पर थे नहीं। पहाड़ी की निचली ढलानों पर जो जंगल था, उसके छोर पर कहीं कहीं एकाध छोटा गांव भी बसा था, जिनकी पगडंडियां जंगली गुलाबे के फूलों लदे झाड़ों से कभी कभी बहुत सुंदर दिखती थी। पर उन पहाड़ों के ऊपरी हिस्से पर पेड़ तो क्या, झाड़ भी नहीं थे। केवल हरी घास थी, जिसके बीच जहां तहां चपटी काली चट्टानें दिख जाती थी। कल्पना पर बहुत ज्यादा जोर डालने बिना भी ऐसा माना जा सकता था कि चितियों वाला यह सूखी घास चितकबरे हिरन की पीठ जैसी दिखती है। मटकू पहाड़ी से उतर रहा था तो किसी सोच में खोया हुआ था। झुटपुट हो गया था। यद्यपि रास्ता उसका अभ्यस्त था, फिर भी कभी कभी नीचे देखने की जरूरत पड़ रही थी कि ठोकर न लगे। लेकिन एकाएक किसी चीज ने, बल्कि पहले तो किसी चीज ने नहीं, गति के किसी बोध ने उसका ध्यान खींचा। उसने आंख उठाकर देखा, कई एक तारे उगाए थे, जिनके बीच में वह कुछ ग्रहों को भी पहचानता था। लेकिन उनके बीच यह मंगल से मिलते जुलते रंग का तारा है, यह ग्रह है जो हिलता हुआ नजर आ रहा है। नहीं, ग्रह तारा कुछ नहीं, यह तो निश्चित गति से है और स्पष्ट पहचानी जाने वाली गति से एक दिशा में बढ़ रहा है। मटकू के मस्तिष्क के भीतर बिजली सी कौंध गई। पुच्छल तारा। इधर कई दिनों से पुच्छल तारे की चर्चा पत्र पत्रिकाओं में होती रही और उसी वर्ष कहीं एक पुच्छल तारे के दिखने की संभावना भी की गई थी, लेकिन उसके आने में तो अभी 3 महीने की देर थी। हैली का पुच्छल तारा कुछ वर्ष पहले जा चुका था। तब यह क्या है? कौन सा पुच्छल तारा है, या कि कोई नया तारा प्रकट हो रहा है? क्या उसी ने पहले यह पहल इसे देखा है? मटकू का पुच्छल तारा। इस सवाल की कौंध ने पहली कौंध के साथ जुड़कर नया प्रकाश नहीं दिया था कि इतना अधिक प्रकाश दिया कि कौंध में कुछ भी देखना असंभव हो गया। मटकू ने दौड़ना आरंभ किया और कौंध की स्फूर्ति से ही उसने जंगली गुलाब की बाढ़ वाले रास्ते पार किए और सड़क पर आ गया। यहाँ वह और भी तेज दौड़ सकता था, क्योंकि रास्ता भी साफ था और उतराई की ढलान भी इतनी अधिक नहीं थी कि उसे अपने को संभालना पड़े। एक बार फिर उसने नजर उठाकर पुच्छल तारे की ओर देखा। वह उसी ऊंचाई पर शिक्षित के समान अपने पथ पर बढ़ रहा था, लेकिन काफी तेज गति से बढ़ रहा था, मानो अवचेतन स्तर पर ही गणित करके मटकू ने परिणाम निकाला कि उसे और तेज दौड़ना होगा। तभी वह पुच्छल तारे के अदृश्य हो जाने से पहले घर तक पहुंच सकेगा और सबको पुच्छल तारा दिखा सकेगा। भाई तो कदाचित बाहर ही खेल रहा हो, लेकिन आकाश की ओर थोड़े ही ताकेंगे और माता पिता भीतर ही होंगे। पिताजी तो इस समय अब तक अपनी फाइलें देखने बैठ जाते हैं। उसने अपनी गति और बढ़ा दी। पहाड़ी से घर तक वह
ऐसे दौड़ा कि क्या कोई ओलंपिक खेलों में मैराथन का धावक भी दौड़ा होगा। हाँ, मैराथन का नाम जिस ऐतिहासिक दौड़ से लिया गया, थामपाइली के युद्ध के संदेश वाहक की असल दौड़ भले ही वैसी रही हो। मटकू की सांस बहुत तेज चल रही थी और दिल की धड़कन इतनी तेज हो गई थी कि मानो दिल अब फट आएगा। बीच में उसने एक बार फिर आकाश की ओर ताककर मंगल तारे की सी लेकिन तेजी से सरकती हुई उस रोशनी की ओर देखा। अब उसकी गति सीधी सतह पर से कुछ नीचे की ओर मुड़ गई थी। शायद मंडलाकार यात्रा पर ऐसा ही दिखता होगा, लेकिन यह बढ़ता हुआ पुच्छल तारा पहले शिक्षित की ओर छोड़ के खुलेपन को छूता हुआ ओट हो जाएगा, या कि मटकू पहले घर के अहाते के फाटक तक पहुंचेगा। नहीं, वह पुच्छल तारे को दौड़ में जीतने नहीं देगा। घर के फाटक से खंबे उसे दिख गए। उसने वहीं से चिल्लाकर भाई को आवाज दी। दौड़ते खंबे के पास पहुंचते पहुंचते उसने और भी तीखे स्वर से पुकारा और उसे लगा कि जवाब में घर के भीतर से आवाज आई, आए क्या है? ऊपर देखो पुच्छल तारा। कहते कहते मटकू फटाक के पास ही जैसे ढेर हो गया। पुच्छल तारा शिक्षित पर छाए हुए धुंध को छूने ही वाला है। क्या वह पहले धुएं की ओट हो जाएगा, या भाई उसे पहले देख लेंगे, या इन दोनों से ही पहले उसका दिल फट जाएगा। सांस कैसी धौकनी सी चल रही है। तो दोस्तों, कैसी लगी कहानी? अगर आप लोगों को कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ साथ बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं, ताकि मेरी कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो दोस्तों, मिलते हैं एक नई कहानी के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।